दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में हम सॉल्व करेंगे आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षा के साथ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 24। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है कि भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है पुरा पाषाण से, मध्य पाषाण से, ताम्र पाषाण से या नव पाषाण से। तो आप जानते हैं दोस्तों, भीमबेटका में पुरा पाषाण काल से चित्रों का बनना शुरू हुआ है। और आप जान लीजिए, भीमबेटका से प्राप्त शैल चित्रों से ये पता चलता है कि पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल युग के लोग चित्र बनाते थे। प्रागैतिहासिक कलाकृतियाँ कई स्थानों पर पाई जाती हैं और भीमबेटका जो है वहाँ भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण विंध्य पर्वत पर स्थित है। इसमें 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे 500 से भी अधिक चित्रित गुफाएं हैं। इन गुफा के चित्र पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक के बने हुए हैं और कुछ श्रृंखलाओं में तो वर्तमान समय तक के हैं, परंतु इनमें अनेक गुफाएं मध्य पाषाण काल के लोगों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। अजंता, बाघ, भीमबेटका या अमरावती। तो सही उत्तर है भीमबेटका। दोस्तों मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका या भीमबेटका के शैलाश्रय और गुफाएं प्रागैतिहासिक चित्रकला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 की अधोलिखित में से किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है, आपको बताना है। कालीबंगा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो या फिर धौलावीरा। तो सही उत्तर है राखीगढ़ी, ऑप्शन बी। दोस्तों राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्राचीन स्थल हैं। यहाँ से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाधियच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है, आपको बताना है। हड़प्पा, कालीबंगा, रोपण और पिराक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है हड़प्पा। दोस्तों आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हड़प्पा से समाधियच का संबंध है। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में प्राप्त एक कब्रिस्तान को समाधि R37 नाम दिया गया है और वर्ष 1934 के उत्खनन कार्य के दौरान एक अन्य समाधि मिली थी जिसे समाधियच कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता थी। बिल्कुल सही है। कारण है कि ऋग्वैदिक काल में कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। तो बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण का था। कृषि उनका गौड़ धंधा या द्वितीयक धंधा था। ऋग्वेद के कुल 10,552 श्लोकों में से केवल 24 में ही कृषि का उल्लेख किया गया है। जुते हुए खेत को क्षेत्र और उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। खिल्य शब्द का प्रयोग परती, ऊसर आदि भूमियों के लिए किया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को क्या कहा जाता था? तो ये अग्रहार कहा जाता था। ऑप्शन बी सही उत्तर है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को जो दान में दिया जाने वाला कर मुक्त ग्राम था उसको अग्रहार कहा जाता था। गुप्तोत्तर काल में शासन की एक इकाई भुक्ति होती थी। अग्रहार प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दिए जाने वाले कर मुक्त गांव थे।
अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है किसका? धार्मिक कर्मकांड, यज्ञ, देवताओं की प्रार्थना या कृषि कर्मकांड का? तो उत्तर है धार्मिक कर्मकांड का। दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है और ये सर्वाधिक प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके रचनाकार महर्षि याज्ञवल्क्य हैं, जो कि मुख्यतः धार्मिक कर्मकांड से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, किस वेद में देवताओं का विवरण मिलता है? तो आप जानते हैं अथर्ववेद में, ऑप्शन डी। दोस्तों, अथर्ववेद में वशीकरण, मरण, भूत प्रेत, जादू टोना आदि के मंत्र और विभिन्न प्रकार के औषधियों का वर्णन है। इसमें जन साधारण के विश्वास और अंधविश्वासों का वर्णन है और इसकी अधिकांश ऋचाएं दुरात्माओं या प्रेतात्माओं से मुक्ति का मार्ग बताती हैं। अगला प्रश्न है, भगवापि कौशलो अपि अहमपि कौशल को किस बौद्ध ग्रंथ का उद्धरण है? भगवापि कौशल को, अहमपि कौशल को, ये किस बौद्ध ग्रंथ का उद्धरण है? तो ये मध्यम निकाय, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मध्यम निकाय से ये जानकारी मिलती है कि एक बार प्रसेनजित ने कहा था भगवापि कौशल को, अहमपि कौशल को, यानी दोस्तों भगवान बुद्ध कौशल के हैं और मैं भी, और साथ ही उन्होंने कहा था अहमपि अस्सीटिक को, भगवपि अस्सीटिक को, तो यानी मैं भी 80 वर्ष का हूँ और बुद्ध भी 80 वर्ष के हैं। तो दोस्तों, जो प्रसेनजित रहे हैं ये भगवान बुद्ध के समकालीन थे, लगभग उन्हीं के उम्र के थे, इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि भगवान बुद्ध कौशल के हैं, मैं भी 80 वर्ष का हूँ और बुद्ध भी। अगला प्रश्न है, अधोलिखित किस बौद्ध ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख है? दिग्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय या मध्यम निकाय? तो सही उत्तर हो जाएगा दीघ निकाय। दोस्तों, आप जान लीजिए कि राज्य की उत्पत्ति के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय में मिलता है और दीघ निकाय के अग्गन सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है आपको बताना है। तो याद रखिएगा, भगवती सूत्र जो है दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए कि भगवती सूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों के अतिरिक्त स्वर्ग और नरक के संदर्भ में विस्तृत विवेचन दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे अर्थफलक संबंधित है? ऑप्शन देखिए, दिगंबर, श्वेतांबर, आजीवक या हीनयान? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है श्वेतांबर। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है राज्य की उत्पत्ति के। दोस्तों, जैन परंपरा में जो है, जैन परंपरा में क्या है, फलक, कौपीन, चीवर आदि ये वस्त्र आवरण है, इनका संबंध श्वेतांबर से है। तो याद रखिएगा, फलक, अर्थफलक, इसके अलावा कौपीन, चीवर ये वस्त्रावरण है और ये श्वेतांबर शाखा से संबंधित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा ग्रंथ, नहीं, अमरावती, ये प्रश्न संख्या 13 है। अमरावती स्तूप किस जिले में स्थित है आपको बताना है। गुंटूर, कर्नूल, चित्तूर या हरडनहल्ली? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि गुंटूर जनपद, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर अमरावती स्तूप स्थित है और लेखों में अमरावती का नाम धान्य कटक मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पिप्पलीवन में स्थित मौर्य नामक गैर राजसी कबीले की बात करता है? महापरिनिब्बान सूत्र, मिलिंद पन्हो, परिशिष्ट पर्वन और मुद्रा राक्षस? तो सही उत्तर है महापरिनिब्बान सूत्र। दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु के बाद मल्लों ने बहुत सम्मानपूर्वक उनका अंत्येष्टि संस्कार किया ताकि उनकी शरीर धातु के 8 भाग कर प्रत्येक भाग पर परस्तूप निर्मित करवाए। और महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातु के 8 दावेदारों के नामों का उल्लेख है, जिनमें पिप्पलीवन के मौर्य नामक गैर राजसी कबीला भी सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, राज्य के 7 अंगों में किसका उल्लेख नहीं है? दूत, जनपद, कोश या मित्र? तो सही उत्तर है दूत। दोस्तों, राज्य के 7 अंगों में दूत शामिल नहीं है
और आप जानते हैं राज्य के 7 अंगों को सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। इसमें स्वामी यानी राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र हैं। कौटिल्य के अनुसार स्वामी राज्य का सिर, जनपद जंघाएं, अमात्य आँखें, बाहें कोश, राज्य का धन और दंड जो है सेना, राज्य का मस्तिष्क और मित्र जो है दोस्तों ये कान होता है। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण पहला अभिलेख प्राप्त हुआ था कहाँ से? ऑप्शन देखिए सांची, गिरनार, लुम्बिनी या सारनाथ में। तो सही उत्तर हो जाएगा गिरनार से। दोस्तों गुजरात के गिरनार पर्वत पर रुद्रदामन जो कि रुद्रदामन इसका जूनागढ़ अभिलेख प्राप्त हुआ है और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का ये अभिलेख अब तक प्राप्त सभी संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो आप जानते भी होंगे चालुक्य वंश की राजधानी वातापी या बादामी थी। बीजापुर कर्नाटक जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी है और 7वीं शताब्दी ईस्वी में ये चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलिकेशिन प्रथम था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है? बौद्ध जैन ग्रंथ, अशोक के शिलालेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र या सभी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों ब्राह्मण साहित्य में आप देख सकते हैं पुराण, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेवकृत कथा सरिस्सागर, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी और महाभाष्य यानी पतंजलि की रचना जो महाभाष्य है, इन सब से जानकारी मिलती है। और आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य, अशोक के लेख महत्वपूर्ण हैं और बौद्ध जैन ग्रंथ हैं और कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित तथ्यों को जानने में। अगला प्रश्न है राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का काल किसे माना जाता है? वैदिक काल, सिंधु सभ्यता, मौर्य काल और गुप्त काल। तो सही उत्तर है मौर्य काल को। दोस्तों आप जान लीजिए कि प्राचीन काल में राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का काल मौर्य काल को माना जाता है और इस युग में कृषि अधिकांश जनता के जीवन का आधार थी। राज्य की ओर से कृषि को बढ़ावा मिलता था। युद्ध के समय में भी सैनिकों को खेतों को हानि न पहुंचाने का निर्देश रहता था। अगले प्रश्न पर आते हैं निम्न में से कौन सा नाटक हर्ष द्वारा रचित है? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी। दोस्तों आप जान लीजिए हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदा का रचयिता माना जाता है। प्रियदर्शिका 4 अंकों का नाटक है जिसमें वत्सराज उदयन के अंतःपुर की प्रणय कथा का उल्लेख है। रत्नावली में भी 4 अंक हैं। ये नाटक वत्सराज उदयन और उसकी रानी वासवदत्ता की परिचारिका नागरिका की प्रणय कथा का अत्यंत रोचक वर्णन करता है और नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। इसमें कुल 5 अंक हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद के मथुरा से आगे बढ़ने पर जमकर मुकाबला किया था? ऑप्शन देखिए गांगेय देव, युवराज देव द्वितीय, कोकल्ला द्वितीय या शंकरगढ़ तृतीय। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी कोकल्ला द्वितीय। याद रखिएगा दोस्तों कोकल्ला द्वितीय जो थे इन्होंने महमूद के मथुरा से आगे बढ़ने पर जमकर मुकाबला किया था। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार उतबी ने मथुरा शहर में अनेक सुंदर और भव्य मंदिर होने की पुष्टि की है। इसने महमूद के मथुरा आक्रमण के बाद कन्नौज पर आक्रमण करने हेतु आगे बढ़ने पर कोकल्ल द्वितीय द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने की जानकारी दी है। अगला प्रश्न है सबसे पहले दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से नवाजा था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बलवन, इल्तुतमिश या रजिया। तो सही उत्तर है इल्तुतमिश।
दोस्तों दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, जिसे 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा द्वारा सुल्तान ए आजम तथा नासिर उल मोमिन की उपाधियां दी गईं। उसके बाद इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी गई जो उसने विजित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली दूर है का नारा किस सुल्तान से संबंधित है? तो याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों सुल्तान गयासुद्दीन तथा सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के मध्य संबंध कटुतापूर्ण हो गए थे और जब सुल्तान 1324-25 ईस्वी में बंगाल को विजित करके वापस दिल्ली लौट रहा था तो इसने कहा कि औलिया साहब दिल्ली छोड़ दें। तो औलिया ने नारा दिया कि हुनूज दिल्ली दूरस्त, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। अगला प्रश्न है, लोदी युग की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है? ऑप्शन देखिए, मोठ की मस्जिद, लोदी गार्डन, शीश गुंबद या दादी का गुंबद। तो सही उत्तर है मोठ की मस्जिद। दोस्तों मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था और ये मस्जिद लोदी स्थापत्य शैली का अद्भुत उदाहरण है। ये एक विशाल मस्जिद है जिसके अग्रभाग में 5 मुख्य मेहराबदार प्रवेश द्वार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तैमूर का आक्रमण, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, बाजार नियंत्रण नीति और मलिक छज्जू का विद्रोह। इसमें से आपको क्रम में लगाना है। तो आप जान लीजिए, तैमूर लंग का आक्रमण जो है तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद के समय में 1394 से 1422 के बीच के काल में हुआ था। 1398 में तो 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329-30 में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। 1329-30 में बाजार की नियंत्रण, तो दोस्तों बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन ने 1296 में शुरू किया था और मलिक छज्जू का विद्रोह ये 1290 में कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था। तो इसमें सबसे पहले 1290 यानी 4 फिर 1296 4 3 2 और 1। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ये क्रम जो है नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है आपको बताना है। देखिए, सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। हरिहर प्रथम ने दक्षिण के विजयनगर राजवंश की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था, ये आपका सही नहीं है क्योंकि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। और इससे स्पष्ट है कि बलबन ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य में को जो है पूर्ण कराने में कोई योगदान नहीं दिया था। और 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। हरिहर प्रथम ने 1336 में दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो असत्य कथन कौन सा है कि बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्व करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था पूरा, न कि बलबन ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27 की फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/6 भाग होता था? तो आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों के द्वारा स्वीकृत केवल 4 कर लगाए। खराज यानी लगान, खम्स यानी युद्ध में लूटे गए धन का 1/5 भाग, जजिया जो कि हिंदुओं पर धार्मिक कर था, और जक़ात आय का 2.5% जो मुस्लिमों से लिया जाता था और उन्हीं के हितार्थ दिया भी जाता था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है खम्स। ये युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/6 भाग होता था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था?
तो ये था हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो हेमू अथवा हेमराज मध्य युग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेवा में लिया और आदिल शाह के समय में इसका सम्मान और पद बढ़ा। आदिल शाह ने उसकी सैनिक प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे अपना वजीर और सेनापति बना लिया। आदिल शाह की ओर से उसने 24 युद्धों में भाग लिया, जिनमें से उसने 22 युद्धों में सफलता प्राप्त की। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद उसने विक्रमादित्य के नाम से स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया था और अकबर के शासनकाल में 5 नवंबर 1556 को पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू का मुगलों से मुकाबला हुआ। हेमू पराजित हुआ और बैरम खां ने उसका वध कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको बताना है। तो देखिए, राजपूत स्त्रियों से विवाह रचाना, राजपूत राज्यों को अपने राज्य में मिलाना, मुस्लिम प्रतिद्वंदियों को पृथक करना या फिर मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। तो सही उत्तर है मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। और दोस्तों आप जान लीजिए कि मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना अकबर की राजपूत नीति का मुख्य उद्देश्य था और वो साम्राज्य को अस्थायित्व के लिए भी जरूरी था। उसने राजपूत राजाओं को बादशाह द्वारा प्रदत्त जागीर के अतिरिक्त अपनी पैतृक जागीर यानी वतन जागीर पर भी शासन करने के अधिकार दिए थे, जबकि राजपूतों के अतिरिक्त अन्य अमीरों के साथ ऐसा नहीं था। अगला प्रश्न है, मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाले मुगल सम्राट का नाम क्या था? बाबर, औरंगजेब, जहांगीर या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है जहांगीर। दोस्तों 3 नवंबर 1605 को आगरा में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था और गद्दी पर बैठते ही इसने 12 अध्यादेश जारी किए थे जो संपूर्ण साम्राज्य में लागू हुए। इसके अंतर्गत जहांगीर ने मदिरा और अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था? बीरबल, रहीम, बैजू बावरा और टोडरमल। तो सही उत्तर है बैजू बावरा। दोस्तों बैजू बावरा अकबर के समय का संगीतज्ञ था, किंतु वह दरबार से संबंधित नहीं था। तानसेन अकबर के समय का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ था और अकबर के 9 रत्नों में अबुल फजल, फैजी, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, तानसेन, राजा बीरबल, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर आजिउद्दीन और मुल्ला दुप्याजा थे। अगला प्रश्न है कि असम जैसे पूर्वोत्तर भाग में विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? ऑप्शन कौन कौन से हैं आपके पास? राजा जय सिंह, मीर जुमला, शाइस्ता खां या जसवंत सिंह। तो सही उत्तर है मीर जुमला। दोस्तों याद रखिएगा कि पूर्वोत्तर भाग को विजित करने वाला सेनापति मीर जुमला था, जबकि चटगांव को विजित करने वाला सेनापति शाइस्ता खां था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए मुद्रा संबंधी सुधार के पश्चात राजकीय टकसाल का वैधानिक अध्यक्ष किसे बनाया गया था? देखिए, ख्वाजा अब्दुल समद, इसके अलावा टोडरमल, राजा मान सिंह और अब्दुल रहीम खान खाना। तो सही उत्तर है ख्वाजा अब्दुल समद। आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप जान लीजिए कि अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए मुद्रा संबंधी सुधारों के बाद राजकीय टकसाल का वैधानिक अध्यक्ष ख्वाजा अब्दुल समद को बनाया गया। सबसे पहले अकबर ने अपने शासनकाल के प्रारंभ में मुहर नामक सिक्का चलाया और ये मुगल काल में सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विप्लव से संबंधित निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। लखनऊ का विद्रोह, तो आप जान लीजिए दोस्तों, लखनऊ का विद्रोह 30 मई को हुआ था, 30 मई 1857 को। बहादुर शाह द्वारा विद्रोह को नाम मात्र का नेतृत्व का आश्वासन, तो ये 11 मई 1857 को। इसके अलावा मैनपुरी एटा में सैनिकों का विद्रोह जो था ये 22 मई को हुआ था और झांसी की रानी की मृत्यु ये जून 1858 में झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी। तो इसमें अगर जो हम क्रम से रखेंगे तो 4 सबसे बाद में आएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं 2, 3, 1, 4 ये इन घटनाओं का सही क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था का विरोध जांसोर द्वारा किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त, भूतादारी और रैयतवाड़ी या महालवाड़ी व्यवस्था। तो सही उत्तर है
अस्थाई बंदोबस्त। सर जॉन शोर के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमरारी बंदोबस्त व्यवस्था का विरोध किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में भूस राजस्व की 10 वर्षीय यानी दहशाला व्यवस्था की शुरुआत की, जिसे 1793 में अस्थाई कर दिया गया, जबकि जॉन शोर जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार करता था। उसके अनुसार वे ही लगान देने के वास्तविक अधिकारी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ब्रिटिश ने अपनी सबसे अधिक पूंजी का निवेश किया? देखिए, कहवा, चाय, कहवा नील, जूट मिल, कपड़ा उद्योग या रेलवे, बैंकिंग, बीमा और शिपिंग में। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, रेलवे, बैंकिंग, बीमा और शिपिंग में। तो याद रखिएगा, इसी में अंग्रेजों के द्वारा अपनी सर्वाधिक पूंजी निवेश किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। कानपुर नाना साहब बिल्कुल सही सुमेलित है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सही सुमेलित है। ग्वालियर में तात्या टोपे सही सुमेलित है। इलाहाबाद में कुंवर सिंह, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 में सिपाही विप्लव का बरेली में नेतृत्व किसने किया था? तो ये आसान सा प्रश्न है। बरेली में नेतृत्व खान बहादुर ने किया था, खान बहादुर खान ने। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने और कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने, इलाहाबाद में लियाकत अली ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वशासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था, आपको बताना है। तो उत्तर है भारत के लिए होम रूल यानी स्वशासन प्रारंभ करना। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसके पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। फिर भी दोनों आपसी सहयोग से भिन्न भिन्न क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 40 कि पूना पैक्ट यानी पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? ऑप्शन है करजन, अंबेडकर, माउंटबेटन और चंद्रशेखर आज़ाद। तो इन विकल्पों में से आपको डॉक्टर अंबेडकर मिलेंगे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के पश्चात पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था और इस समझौते पर गांधी जी के समर्थकों और अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। लेकिन पूना पैक्ट पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र क्या था? तो सही उत्तर है सेंट जेम्स पैलेस। दोस्तों, सेंट जेम्स पैलेस जो लंदन में है, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बम्बई में जो है रॉयल इंडियन नेवी या नौसैनिक विद्रोह कब घटित हुआ था, आपको बताना है। तो उत्तर है फरवरी 1946 में। ऑप्शन ए। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत हुई और ये खराब भेदभाव, नस्लवादी भेदभाव और बेकार भोजन के विरुद्ध हड़ताल हुआ था। 19 फरवरी को कराची के नाविकों ने भी हड़ताल की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी कहाँ पर? तो उत्तर है बम्बई में 7 अप्रैल 1875 को। 1875 को दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और इनका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म युद्ध को शुद्ध रूप से प्रतिस्थापित करना था। और आप जान लीजिए कि आर्य समाज जो है वेदों की ओर लौटो का उद्घोष करता है और
स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वो मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र और झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया है? तो सही उत्तर है ईश्वरचंद विद्यासागर ने। ईश्वरचंद विद्यासागर कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य थे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मास दयासन सभा से संबंधित नहीं था? ऑप्शन देखिए, नौरोजी फुरदोंजी, यस बंगाली, दादा भाई नौरोजी या न्यायमूर्ति रानाडे। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति रानाडे। दोस्तों 1851 में रहनुमाई मास दयासन सभा का गठन किया गया। इस सभा का उद्देश्य पारसियों की सामाजिक अवस्था को पुनरुत्थान और पारसी धर्म की पुनः प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त फेलोशिप के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो सही उत्तर है नंदलाल बोस। दोस्तों आप जान लीजिए कि अवनींद्र नाथ टैगोर ने 1907 में कलकत्ता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी और उक्त संस्था द्वारा जो छात्रवृत्ति दी गई थी उसके पहले प्राप्तकर्ता नंदलाल बोस थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो उत्तर है मार्च 1931 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना की गई? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1866 में। दोस्तों 30 मई 1866 को दारुल उलूम देवबंद की स्थापना हाजी आबिद हुसैन और मौलाना कासिम ननौतवी के द्वारा की गई और ये मदरसा मुख्य रूप से उच्च अरबी और इस्लामिक शिक्षा का मुख्य केंद्र है। दारुल उलूम ने इस्लामिक शोध और साहित्य के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और मुस्लिमों में इस विचारधारा से प्रभावित जो लोग हैं उनको देवबंदी कहा जाता है। अगला प्रश्न आसान सा है कि संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये 1855-56 यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आसपास ये जो है कहाँ पर? तो ये भागलपुर से राजमहल के बीच के भाग में केंद्रित था, राजमहल में हुआ था और ये एक आदिवासी विद्रोह था जिसका नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों ने किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल में धर्म सभा का संस्थापक कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है राधाकांत देव, ऑप्शन बी। दोस्तों राधाकांत देव अनेक भाषाओं के विद्वान, हिंदू संस्कृति के संरक्षक थे। उन्होंने 1830 में इसकी स्थापना की और इस सभा ने सती प्रथा के समर्थन में अपना पक्ष रखा, जबकि राजा राम मोहन राय इसके विरोध में थे। अगला प्रश्न है, मास्टर दा के नाम से विख्यात क्रांतिकारी सेनानी का मूल नाम क्या था? तो उत्तर है मास्टर सूर्यसेन, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मास्टर दा का नाम मुख्य रूप से चटगांव शस्त्रागार धावे में प्रसिद्ध सूर्यसेन द्वारा आयोजित किया गया था और सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA की स्थापना की और 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन के जाने के पश्चात किसने गवर्नर जनरल के रूप में काम किया था? तो दोस्तों सी राजगोपालाचारी ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। उनके बाद सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल बने थे और इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे थे। 1952 से 1954 तक राजगोपालाचारी मद्रास के मुख्यमंत्री भी थे। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उत्तर है क्लीमेंट एटली। भारत विभाजन के समय क्लीमेंट एटली जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल 1945 से 1951 तक था।
अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्रता के समय कौन था अध्यक्ष? तो सही उत्तर है दोस्तों भारत विभाजन के समय जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा भारत विभाजन के समय यानी 15 अगस्त 1947 को जे.बी. कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और वे 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे और नवंबर 1947 तक थे। अगला प्रश्न है किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1877 में भाग लिया था? तो ये थे गणेश वासुदेव जोशी। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक और नागरिक समाजकर्ता थे और उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण उनको सार्वजनिक काका के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों भेड़ाघाट स्थित 64 योगिनी मंदिर का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तांत्रिक मत, भक्ति मत, महायान या पांचरात्र? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा तांत्रिक मत। दोस्तों आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में 64 योगिनी मंदिर तांत्रिक मत का प्रमुख केंद्र था और प्राचीन तंत्र साहित्य में अश्लील दृश्यों के अंकन का विधान है जिसमें वाम मार्गी तांत्रिक विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है और 64 योगिनी मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने ग्रेनाइट पत्थर से किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नरेश को कविराज कहा गया है? तो आप जानते भी होंगे दोस्तों कविराज भोज परमार को कहा गया है। आप जान लीजिए भोज परमार को ही कविराज कहा गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कर्णावती नगर किस वंश के द्वारा स्थापित किया गया था? तो आप जान लीजिए चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा कर्णावती नगर स्थापित किया गया था। चालुक्य शासक कर्ण की रुचि निर्माण कार्यों में थी, उसने कर्णावती नामक नगर की स्थापना की थी और चालुक्य शासक कर्ण ने कर्णेश्वर का मंदिर तथा कर्ण सागर झील का निर्माण करवाया था और अन्हिलवाड़ के कर्ण मेरू नामक मंदिर के निर्माण का श्रेय भी उसी को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं में प्रमुख वस्तु कौन सी थी? देखिए इस्पात, घोड़ा, शोरा या नमक? तो सही उत्तर है शोरा। दोस्तों 18वीं शताब्दी में अगर जो देखा जाए बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं में प्रमुख रूप से शोरा और सूती वस्त्र महत्वपूर्ण हैं। पहली जूट मिल 1855 में रिसरा बंगाल में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए कि वर्ष 1931 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? समाचार पत्र आपत्ति विषयक अधिनियम, भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम, अनुज्ञप्ति नियम या समाचार पत्रों का पर्यवेक्षण नियम? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक से पूर्व सती प्रथा को सीमित करने के लिए किसने प्रयास नहीं किए थे? अब देखिए लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो प्रथम या लॉर्ड हेस्टिंग्स? तो सही उत्तर है लॉर्ड एमहर्स्ट। दोस्तों लॉर्ड एमहर्स्ट ने सती प्रथा को सीमित करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793, लॉर्ड मिंटो जो है दोस्तों लॉर्ड मिंटो प्रथम और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सती प्रथा को सीमित करने के लिए प्रयास किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है लॉर्ड एमहर्स्ट ने सती प्रथा को सीमित करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया था। तो लॉर्ड एमहर्स्ट ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सती प्रथा को सीमित करने के लिए प्रयत्न किया था। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि कौन भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी सही उत्तर है। और क्यों कहा जाता है? तो जिस प्रकार काउंट केबूर और गैरीबाल्डी ने इटली का और बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, ठीक उसी प्रकार पटेल ने भारत का एकीकरण किया, इसलिए सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष और उनकी नीति को लौह और रक्त की नीति के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए
भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने कुल 62 प्रश्नों को सॉल्व किया है और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपके लिए कितना लाभदायक हो रहा है इसके बारे में भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।